नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग इन्वॉल्वमेंट स्टडी पर्यावरण अध्ययन में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। तो जैसे इसमें क्या है, सीटेट में आपका जो है यहाँ से जो है इस वीडियो से बहुत ही क्वेश्चन आपका जो जैसे क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें है रेगिस्तानी ओक पूछता है, चील बाज गिद्ध के बारे में है, परिवार के बारे में, असम की विशेषता क्या है, कड़म मलेश्वरी क्या है। तो ये सब जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन वाली बटन को भी दबाइए, जिससे क्या है सीटेट से रिलेटिव कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पूरा पहुंच जाए, तो आप लोग इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा पूरा लाभ ले सकें। और दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का जो है प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर वीडियो है, तो आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए। और सीटेट का पास करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप लोग प्रीवियस पेपर को खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा जो है स्कोर बनेगा। तो देखिए, हम लोग चलते देखते हैं। जैसे इसमें है एनसीएफ 2005। तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 का एक वीडियो बनाएंगे। तो जो इसमें एनसीएफ 2005 में क्या है, जैसे उसमें जो जितनी उसकी विशेषताएं, उसके पाठ्यक्रम क्या है, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या है, तो वो जो है आपको वहाँ से सब क्लियर कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा वही रहेगा। तो इसमें हम लोग जैसे देखते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछता है आपका। तो जैसे एनसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है, तो उसको हिंदी में जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कहते हैं। तो इसमें एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। यदि पूछा जाए एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को कितने थीमों में विभाजित किया गया है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देख लेंगे तो क्वेश्चन आपका यहाँ से जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे है एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन के 6 थीमों में विभाजित किया गया है। तो आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए कि अगर पूछा जाए पर्यावरण अध्ययन को कितने थीमों में विभाजित किया गया है, तो आपका हो जाएगा 6 थीमों में। जैसे इसमें है आपका पहला है परिवार हुआ, परिवार एवं मित्र है। दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पाँचवा है यात्रा, और 6 है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण का तात्पर्य होता है परिधन आवरण, यानी जो हमको चारों तरफ से घेरा हो उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे है रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक की क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। रेगिस्तानी ओक जैसे है, पहला है ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। तो यदि पूछा जाए रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं और इसकी पत्तियां बहुत कम ही होती हैं। दोस्तों, जैसे जो रेगिस्तानी ओक है कहाँ पाया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो दूसरी इसकी क्या विशेषता है, इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो जो है ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक तो अंदर तक जाती है, जब तक उसके पानी की मात्रा ना मिल जाए। और तीसरा है यह पानी पेड़ तने में जमा होता रहता है जब तक इस इलाके में पानी नहीं होता। जब इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और पानी का जो है उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, सीटेट के दृश्य से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है दोस्तों आपका जो है रेगिस्तानी ओक, यही है रेगिस्तानी ओक, यही है। जैसे इसमें है चील बाज और गिद्ध। चील में है जैसे चील बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। या आपका जो है सीटेट में जो है पूछा गया है दोस्तों। 2021 का जब उठाएंगे पेपर सीटेट 2021 में जो है पूछा गया था, चील बाज और गिद्ध हमसे कितना 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। चील की पूंछ जो है खांचे वाली होती हैं। इसकी पूंछ जो है खांचे के समान, जैसे
थोड़ा चौड़ा चौड़ा इनकी पूँछें होती हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ जाता है। तो चील बाज और गिद्ध की विशेषता दोस्तों यही है। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उल्लू की क्या विशेषता है? उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो दोस्तों ये भी पूछा गया था पेपर में कि एक बार पूछा गया था, या कौन सी पक्षी ऐसी है जो अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो दोस्तों ज़्यादा लोग बच्चे जो है उल्लू को मार दिए थे, तो ऑप्शन वहाँ पे जो है गलत हो गया था। तो उल्लू की क्या विशेषता है? या अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। और जो आगे पीछे करती है मैना है, या झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, या जो है एक बार आगे करेगी फिर पीछे करती है, या जो है अपना गर्दन आगे पीछे करती है। फाख्ता पक्षी कैक्टस कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ में अपनी घोंसला बनाता है। चौथा आपका मच्छर की क्या क्या विशेषताएं हैं, देखते हैं। मच्छर जैसे पहला है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। दूसरा है, मच्छर पानी की सतह पर अंडे देते हैं। जो मच्छर होते हैं वो पानी की सतह पे जो है अपने अंडे देते हैं। अब मच्छर से होने वाले रोग, बहुत ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छर के द्वारा फैलता है। यदि पूछा जाए मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है, तो डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ और चिकनगुनिया है, बीमारी मच्छर के द्वारा फैलता है। चौथा नंबर पॉइंट है, रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। दोस्तों जैसे आसपास के जैसे नाले हुए या फिर कहीं पानी इकट्ठा हुआ और रहता है, तो कुछ दिन जमा होने के बाद जो है वहाँ पे जो है मच्छर जो है अपना जो है लार्वा जो है मतलब लार्वा छोड़ देते हैं। तो जिससे क्या है इसका जो है प्रजनन तेज़ी से हो जाता है और वहाँ से जो है बीमारियाँ जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारियाँ जो है उनके काटने से फैलने लगते हैं। 5 नंबर है, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डाला जाता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। तो जब दोस्तों पानी में तेल को डालेंगे तो पानी का जो पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है और लार्वा जो होते हैं वो जो है पानी की सतह पे रहते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, जिससे उनका जो है लार्वा मर जाते हैं। तो आपका ये मच्छर के बारे में था। परिवार के देखते हैं। परिवार में जैसे 2 तरीके के परिवार होते हैं, जैसे एक एकल परिवार हुआ, एक संयुक्त परिवार हुआ। एकल परिवार की बात किया जाए तो एकल परिवार में जो है माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं और संयुक्त परिवार में माँ बाप और बच्चे के साथ दादा दादी अन्य घर के सदस्य जैसे चाचा चाची, बुआ, मामा मामी, नाना नानी आदि सभी साथ रहते हैं। तो यह जो है एक एकल परिवार की विशेषता है, एक संयुक्त परिवार की विशेषता है। यदि एकल परिवार की पूछा जाए तो माँ बाप उनके बच्चे हैं, और संयुक्त परिवार में पूछा जाए तो दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, मामा मामी सभी उसमें आ जाएंगे संयुक्त परिवार में। तो अगला है कर्णम मलेश्वरी। तो कर्णम मलेश्वरी जो है ये एक वेट लिफ्टर है। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली। तो ज़्यादातर दोस्तों यही पूछा जाता है कि वेट लिफ्टर कर्णम मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं, तो आप आंसर देंगे आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तो ये 130 किलो तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों ये है जैसे एकल परिवार की। देखिए एकल परिवार में जैसे माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, और संयुक्त परिवार में आपके संयुक्त परिवार की क्या विशेषता है? जैसे माँ बाप हुए, दादा दादी हुए, चाचा चाची हुए, बुआ हुए, ये सब जो है संयुक्त परिवार की विशेषता है। तो आप लोग यहाँ से देखिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है यहीं से पूछा जाता है। देखिए असम के मकान, अभी जैसे है मकानों के बारे में जब हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तो जैसे उसमें है कि आपका असम का हुआ, और असम का हुआ, जैसे मनाली का हुआ, लेह का हुआ, राजस्थान का, कश्मीर का, तो वहाँ पे आपका जो है पूरे सभी घरों के टाइप मतलब प्रकार को हम बताएंगे। तो यहाँ पे असम का देखिए, तो असम का है जैसे
असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फीट होते हैं। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि वहाँ के घर कितने फीट ऊपर होते हैं, तो 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह बारिश होती है। तो असम में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसी वजह से जो वहाँ के घर जो है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर की लकड़ियों का प्रयोग होता है। अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। यदि पूछा जाए वहाँ के घर किससे बनाए जाते हैं, तो बांस के बनाए जाते हैं। असम में बांस तथा रस्सी का पुल बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों पुल भी बनाया जाता है बांस तथा रस्सी के। उसको जैसे घरों में से निकलते वक्त तो ये लोग सीढ़ी का ही प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ पर बांस को गरीबों का टिबर कहा जाता है। ये दोस्तों पूछा जाता है एग्ज़ाम में आपके, यहाँ पर बांस को गरीबों का टिबर कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आगे है अबू धाबी। तो अरब की राजधानी अबू धाबी जो है अरब की राजधानी है। अगर इसकी पूछा जाए तो क्या इसकी करेंसी दिरहम है। तो इसमें पहला पॉइंट है, यह देश रेगिस्तानी इलाके में है, यहाँ का स्थानीय भाषा क्या है, अरबी है। दूसरा है, यहाँ पानी बहुत कीमती है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है, ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं। ना ही नदियाँ तथा झील या तालाब हैं। यहाँ रेगिस्तानी ज़मीन के नीचे तेल होते हैं। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे क्या होते हैं, तेल होते हैं। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। पांचवा पॉइंट आपका, अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। इम्पॉर्टेंट, ये देखिए पूछा जाता है। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। ये भी जो है आपका पूछा जाता है। तो दोस्तों सभी लगभग जितने पॉइंट इसमें दिए गए हैं सभी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को एक बार 2 बार देखिए और ज़्यादातर कोशिश यही कीजिए कि इसका नोट्स बना लीजिए। और एग्ज़ाम आने से पहले, एग्ज़ाम डेट के आने मतलब इसे डेट जितने तारीख को पढ़े उसके 2 दिन पहले आप इसको देख लीजिए नोट्स को। और यहाँ से कंफर्म है कि आपका जो है क्वेश्चन मिलता है एग्ज़ाम में। नेशनल पार्क देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है आपका, बहुत कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो क्या कौन सा हो जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। यहाँ हाथी और चीता पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। यहाँ हाथी और चीता के लिए जो है यह जाना जाता है। ये भी दोस्तों पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। यहाँ एक सींग वाले गैंडा के लिए मशहूर है और यहाँ हाथी और चीता भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके जो है सुपर टेट 2019 में जो है पूछा गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, असम में है। यह एक सींग वाले गैंडा के लिए मशहूर है। यहाँ हाथी और चीता भी पाए जाते हैं। चौथा नंबर है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में है। यहाँ चीता और बब्बर शेर पाए जाते हैं। और पांचवा आपका बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। यहाँ हाथी और चीता पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह पाँचों जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, नेशनल पार्क हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल गलत ही नहीं होने चाहिए। छठा पॉइंट है, देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो पूछा जाए तो आपका हो जाएगा उद्यान हिमिस, जम्मू कश्मीर में जो है। कहाँ है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस ले, जम्मू कश्मीर में है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बंटन, अंडमान निकोबार में है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो लगभग इसमें बहुत ही निचोड़ में निकाल के रखा हूँ दोस्तों, तो आप लोगों के लिए रख रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब एग्ज़ाम के 2 दिन जब बचे तो इसको ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि जब वीडियो को देखे रहेंगे ना तो यहाँ से पक्का है आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो 8 नंबर है देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश होगा। कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए लगता है कि सभी प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें सभी प्रश्न पूछे गए हैं सभी एग्ज़ाम में। जैसे आपके सीटेट हुआ, कहीं कहीं यूपी टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है। तो आप लोग ज़रूर इसको याद कर लीजिए। 9वां है विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर में है जो तैरता हुआ है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है।
दोस्तों इसमें देखिए सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, हम यही बार बार कह रहे हैं क्योंकि हम इसको देखे हैं ना कि इसको पूरा हम निचोड़ निकाल के इसमें रखे हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को खूब देखिए और अपने मित्रों दोस्तों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ वो भी लोग ले सकें। दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा मित्रों, दांडी यात्रा पहला है सन 1930 में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। दूसरा पॉइंट है आपका, गांधी जी का कहना था जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। तीसरा है उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद के दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और गलत कानून को तोड़ा। तो दोस्तों आप लोग दांडी यात्रा से संबंधित जो भी प्रश्न होगा यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। यह देखिए बहुत ही प्रसिद्ध डिश है हांगकांग लिंग हू फेन। यह दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लिंग हू फेन या सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग के में खाया जाता है। तो पूछा जाता है कि लिंग हू फेन कहाँ का है, कहाँ का पकवान है, तो हांगकांग का है। या पूछा जाता है किसके मांस का बनाया जाता है, तो यह सांप के मांस का बनाया जाता है जो हांगकांग में खाया जाता है। कुड़ुक आपका आ गया। यह झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट है, यह तोरंग आपका जो है पूछा जाता है। पश्मीना शाल अगला है, पश्मीना शाल। तो पश्मीना शाल की क्या क्या विशेषताएं हम लोग देखते हैं। इसमें जैसे पहला है पश्मीना शाल चोंगपो लोगों के द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती हैं। यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे बुनाई के बाद एक प्लेन शाल तैयार होती है। दोस्तों लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल तैयार होती है, कितना बड़ी बात है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। एक शाल जो होता है 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। पश्मीना शाल चोंगपो लोगों के द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल बनता है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर के जितना गर्म होता है। लोहा, इसमें लोहा पूछा जाता है किसमें लोहा पाया जाता है। तो आपका जैसे गुड़ हुआ, आंवला हुआ, हरे पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक हुआ सोया मेथी, इसमें जो है आपका लोहा पाया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। ब्रेन लिपि आपका है, ब्रेन लिपि पहला है एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली चीज़ से 6 बिंदुओं का पूछा जाता है कितने बिंदुओं की जो है उभरा होता है, तो 6 बिंदुओं पर। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे उन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है, यह ब्रेल लिपि कहलाती है। दूसरा है फ्रांस के लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो पूछा जाता है दोस्तों ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, तो फ्रांस के लुइस ब्रेल जी ने किया था। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदु पूछा जाएगा, तो आपका 6 बिंदुओं पर आधारित है। महत्वपूर्ण नृत्य है आपका जो है, सभी नृत्य जो है इम्पॉर्टेंट है और सभी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो भारतनाट्यम कहाँ है, तमिलनाडु में है। कथकली केरल है। तो कथकली जो दोस्तों आरओ में पूछा गया था, आरओ 2016 में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके लिए रखा हूँ। भारतनाट्यम तमिलनाडु है। दूसरा है कथकली केरल का है। तीसरा है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होगा। कथक अगर यदि बात किया जाए तो कहाँ का होगा, उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। बिहू असम का है। तो दोस्तों ये 6 जो महत्वपूर्ण आपके नृत्य हैं आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से जो है पूछे जाते हैं। जैसे भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, बिहू असम। हाथी की क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, देखते हैं। एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यानी एक जो बड़ा हाथी होता है वो 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। दूसरा है हाथी बहुत कम आराम करते हैं। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है।
एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी की झुंड में 10 या 12 हथनी होती हैं। दोस्तों यह पूछा जाता है आपका, हाथी के झुंड में कुल कितनी हथनी होती हैं? तो 10 या 12 हथनी होती हैं और बाकी बच्चे होते हैं। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो हाथी लोग जो है गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं जिससे उनको शरीर में ठंडक मिलती है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 केजी होता है। लगभग कितना होता है? 200 केजी का। तो ये सब आपका जो है पूछा जाएगा प्रश्न में, एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस अच्छे से वीडियो को देख के याद कर लीजिएगा। जैसे इसमें देखिए दोस्तों, जैसे एक हाथी है, इसमें जो है इन लोगों का जो है पूरा, ऐसे हाथियों के जो है 10 या 12 हाथियों के जो पूरा झुंड ही एक साथ में जो है चलते हैं। इस्लात है, इस्लात के बारे में देखते हैं। इस्लात दिखने में भालू की तरह होता है पर यह भालू से अलग होता है। या इस्लात जो है दिखने में भालू की तरह ही होता है पर यह भालू अलग होता है, या भालू से अलग होता है। यह दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। इनकी क्या विशेषता है? सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो जो है दिन में जो है 17 घंटे उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं और अपने पूरे जीवन काल में जो है सिर्फ 8 पेड़ों पे ही जो है घूमते रहते हैं और उसी 8 पेड़ों की पत्तियों को खाते रहते हैं। अगला है, जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है, 40 वर्ष के अपने जीवन में इनका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष का होता है। ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। तो 8 पेड़ों पे घूमेंगे, उन्हीं की पत्तियां खाएंगे और उसी के बाद इनका जो जीवन काल समाप्त हो जाता है। ये दोस्तों देखिए इस्लात आपका यही है। सांप के बारे में देखते हैं हम लोग। पहला है, जैसे हमारे देश में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। तो पूछा जाएगा, तो आपको जवाब देना है 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। जैसे इनका नाम है, नाग है, करैत है, दुबोइया तथा अफाई। यह दोस्तों पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो हमारे देश में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। इनका नाम है नाग, करैत, दुबोइया तथा अफाई। दूसरा है, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई बनाई जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। तीसरा है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन की कंपन से ही सुन पाता है। तो सांप के जो है बाहरी कान नहीं होते, वो जो जैसे कोई चलता उलता है ज़मीन पर तो उसकी कंपन से ही वो लोग जान जाते हैं कि कोई आ रहा है। अजगर सांप एक ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता है। तो दोस्तों अजगर एक सांप ऐसा है जिसमें जहर नहीं होता, वो सिर्फ लपेट करके लोगों को जो है मार देता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है ना। सब्जियों के बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या है सब्जी में। जैसे अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होता है। जैसे आपका दूसरा पॉइंट है, हरी मिर्च, टमाटर, आलू। यदि बात की जाए कहाँ से आया है, किस दूसरे देशों से आए हैं ना, तो किस देश से आए हैं, तो आपका जैसे हरी मिर्च हुआ, टमाटर हुआ, आलू हुआ, यह साउथ अमेरिका से आया है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। गोभी और मटर की बात किया जाए तो कहाँ से आए हैं? गोभी मटर यूरोप से आई है। कॉफ़ी हुआ, बीन्स है और भिंडी तो अफ्रीका से आई है और सोयाबीन आपका चीन से आया है। तो दोस्तों ये जो है प्रश्न आपका जो पूछा जाता है कि हरी मिर्च हुआ, टमाटर, आलू किस देश से आया है, तो आपका जवाब क्या होगा? साउथ अमेरिका से आया है। और गोभी और मटर की बात किया जाए तो कहाँ होगा? यूरोप से आई है। और कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी की बात किया जाए तो अफ्रीका से आए हैं और सोयाबीन चीन से आया है। केंचुए की विशेषता हम लोग देखते हैं। केंचुए की क्या क्या विशेषताएं हैं। केंचुए की ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। केंचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। दूसरा है, ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। ज़मीन को इन छेदों से हवा पानी मिल जाता है। केंचुए मृत रहेगा दोस्तों, यहाँ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होती है। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है।
तो पूछा जाता है तो केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। झूम खेती, झूम खेती की क्या विशेषताएं हैं? तो झूम खेती कहाँ पे किया जाता है? तो मेघालय में किया जाता है। पूछा जाता है कि झूम खेती किस राज्य में किया जाता है? तो मेघालय हो जाएगा आपका। मेघालय में जो अधिक वर्षा भी होता है। पहला, इसमें एक फसल काटने के बाद उस ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह को बांस या जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस उसे गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। तो दोस्तों झूम खेती की क्या विशेषताएं हैं? तो जैसे फसल है, फसल जो है उगेगा, वो फसल को काट लेंगे, फिर उसके बाद खेत को वैसे ही छोड़ देते हैं। और उसमें जो है जैसे कटीली झाड़ियाँ हुआ, बाँस हुआ, जो मतलब सब उसमें जाम जाते हैं, तो उसको जो है वो लोग काट करके उसको जला करके फिर से उसी में खेती करने लगते हैं। तो जला देते हैं तो किसके काम आती है? वह खाद का काम करती हैं। दूसरा है, फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं, हालांकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं, इससे ज़मीन की उपजाऊ बनती है। तीसरी विशेषता इसकी है, फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार और चेराव नाच भी होता। सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है वो चेराव नाच है। चेराव नाच भी करते हैं। तो चेराव नाच पूछा जाता है, चेराव नाच कहाँ होगा? तो यह मेघालय में है। चौथा, स्थानांतरित खेत या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह झूम खेती बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग पढ़िए और याद कीजिए इसको। बरगद की पेड़ की क्या विशेषताएं हम लोग देखते हैं। पहला है, बरगद के पेड़ की लटकन उसी जड़ों से होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। दूसरा है, यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा करती हैं। निपेतिंस पौधा यह पूछा जाता है मित्रों। निपेतिंस पौधा पहला है जिस इसमें निपेतिंस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत मेघालय में पाया जाता है। निपेतिंस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। तो आप लोग इसको जो है याद कीजिए, क्योंकि यह जो है निपेतिंस पौधा पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग ऐसा ना हो कि आप लोग गलत कर जाएं, तो आप लोग खूब अच्छे से इसको देखिए। एक वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम के पहले आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा इसको। घटपड़ी पौधे की पत्तियां पूर्ण रूप से उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है, जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक देखी जाती है। और पौधों मेढकों, कीड़े मकोड़े, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाती हैं, जिससे उन पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। तो आपका अगला है खेजड़ी वृक्ष। तो खेजड़ी वृक्ष की क्या है इसमें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी वृक्ष जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष में जैसे है, सन 1731 में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया था। कौन है? अमृता देवी बिश्नोई ने। भारत सरकार ने इसके सम्मान में अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार शुरू किया है। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। खेजड़ी वृक्ष कहाँ? राजस्थान के जोधपुर में। तो दोस्तों ये है घटपड़ी पौधा जो है, इसका जो है तो यार देखिए दोस्तों, यह सुराही के आकार का है। इस पर एक ढक्कन की तरह जो है इस पे लगा है, पत्ती है इसका। तो जब इसमें कोई जब यह जो है
जैसे या अब इसकी जब सुगंध निकलती है तो कीड़े मकोड़े आकर इस चूहों की मतलब चूहे भी इसके चालाकी से फंसाकर इसको ये जो है खा जाता है। और इसको किस चीज़ की आपूर्ति मतलब अपनी पूर्ति करती है तो पूछा जाए तो नाइट्रोजन की। जैसे यहाँ पे दिया है, तो जैसे यहाँ पे दिया है उसे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति की जाती है, तो जो है उसको चालाकी से फंसाकर खा लेता है और अपने अंदर नाइट्रोजन। दोस्तों पक्षी है, पक्षी के बारे में क्या है, कलचिड़ी। कलचिड़ी पक्षी पत्थरों के बीच घोंसला ऊपर घास के ऊपर टहनियों जड़ें ऊन बाल रुई बिछा होता है। तो जो कलचिड़ी पक्षी की जो घोंसला होती हैं वो जो है घास के जैसे वो जो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती हैं, जैसे लकड़ी की टहनी हुई, पेड़ की टहनियाँ, जड़ होता है, ऊन बाल रुई बिछाकर जो है अपना घोंसला बनाती हैं। और दूसरे नंबर पर है कौवा। कौवा घोंसला में लोहे के तार, लकड़ी की शाखा, कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देते हैं। तो दोस्तों जो कौवे की घोंसला बनती है किसकी, लोहे के तार की है, लकड़ी की है, जो है लकड़ी की शाखा की जो है अपना घोंसला बनाते हैं। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो घोंसला अपना नहीं बनाता है, कोयल जो है कौवे के ही घोंसले में आकर के अंडे देती है और कौवा जो है उसे जो है पूरा जो है उसकी देख रेख करता है। तीसरा है गौरैया। गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती हैं, जैसे अलमारी हुआ, छत हुआ, आईने के पीछे, ये कहीं भी जो है अपना घोंसला बना लेती हैं और जो है अपना रहने लगती हैं। बसंत गौरी पेड़ के तने की छेद बनाकर अंडे रखती हैं। बसंत गौरी की क्या विशेषता है, ये जो पेड़ होता है पेड़ के तने में छेद बनाकर अपना अंडे रखती हैं। दार्जिलिंग चिड़िया पत्ते को सीकर अंडे देने हेतु पात्र तैयार करती हैं। छठवां आपका शकरखोरा पेड़ झाड़ी पर लटकता घोंसला बाल रुई छाल कपड़े आदि तैयार करती हैं। तो शकरखोरा जैसे होता है दोस्तों, ये जो है जैसे सरपत वरपत हुआ वहाँ पे जो है ये अपना घोंसला जो है बनाती हैं। बीबर पक्षी की क्या विशेषता है, नर बीबर अपनी घोंसला बनाते हैं, मादा नर अंडे देने हेतु सही घोंसले का चुनाव करती हैं। दोस्तों बीबर पक्षी की देखिए कितनी बढ़िया चालाकी है, मादा का बनाएगा घोंसला नर, लेकिन नर का घोंसले का सिलेक्शन यही करती हैं और उसी के साथ साथ नर बीबर का भी जो है सिलेक्शन करती हैं। तो इसमें से नर बीबर अपने घोंसले बनाते हैं, मादा जो होती हैं, मादा बीबर होती हैं, वो नर बीबर के द्वारा बनाए गए घोंसले को जो है सेलेक्ट करती हैं और उसी द्वारा उनका भी सिलेक्शन करती हैं। तो अंडे देने हैं तो सही घोंसले का चुनाव करती हैं। नोट जैसे इसमें बीबर पक्षी नर घोंसला बनाता है, मादा उसी से उसका चुनाव करती हैं। आठवां है कोयल। कोयल घोंसला ना बनाने वाला पक्षी है, कोयल घोंसला ना बनाने वाला पक्षी है। तो कोयल जो है कौवे के जो है घोंसले में अपना अंडा दे देती है और कौवा उसको जो है सेता रहता है, यह इम्पॉर्टेंट है। गाय आगे दांत छोटे नुकीले काटने के लिए होते हैं, पीछे के दांत चपटे चबाने के लिए होते हैं। फाख्ता पक्षी की क्या विशेषता है, कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाती हैं। बिल्ली और कुत्ता नुकीले दांत जो है इनके नुकीले दांत पाए जाते हैं या मांस फाड़ने के काम आते हैं। गिलहरी इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी की क्या विशेषता है दोस्तों, इसका जो है दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगला है चूहा। चूहा के बारे में जानते हैं। पहला है चूहे की दांत काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, अगर चूहा किसी भी चीज़ को ना कुतरे तो साल भर में चूहे की दांत 1 इंच से 2 इंच बढ़ जाती हैं। दूसरा है चूहा इंसानों से ज़्यादा लगभग 10 गुना ज़्यादा हैं और 5 चूहे मिलकर एक आदमी का खाना आसानी से खा जाते हैं। तीसरा है चूहे और चूही का जोड़ा साल में 1000 बच्चे जन्म देते हैं। सोचिए दोस्तों, एक साल में 1000 बच्चे जन्म देती हैं। चूहे का जीवन काल 1 से 2 साल तक ही होता है। पांचवा है चूहे अपनी मूंछ का उपयोग तापमान के बदलाव और उस पर सतह को महसूस करने के लिए करते हैं जहां पर वे चल रहे हैं। तो दोस्तों चूहों की बड़ी विशेषता है। मधुमक्खी के बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो पहला, जैसे मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच माना जाता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने से सबसे अच्छा समय किसे माना जाता है, तो नवंबर और फरवरी के बीच में माना जाता है। दूसरा है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं।
लुभाते हैं। लीची के जो फूल होता है उन लीची के फूल से मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खियाँ पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदा जाता है। इनका जो है जो शहद होता है उसमें मीठा घोल बनाने के लिए चीनी का उपयोग किया जाता है। तो बाकी विशेषताएं, बाघ अपने शरीर का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। दूसरा है, इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। तीसरा है, बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है कि जैसे यह एरिया दूसरे बाघ का है, वह एरिया दूसरे बाघ का, तो उनके यह जो है मूत्र की गंध से ही पहचान जाता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है। पांचवा है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो यह दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। तो आपका महत्वपूर्ण बिंदु आ गया। तो महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या है हम लोग इसको देखते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। दूसरा है, पक्षियों के चोंच में दांत नहीं होते। पक्षी जो होती हैं उनके चोंच में जो है दांत नहीं होती हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, यह प्रवास पर जाते हैं, यहाँ समतापी प्राणी होते हैं। दोस्तों जो है कहीं मूत्राशय नहीं होता है या प्रवास पर जाते हैं, यहाँ समतापी प्राणी होते हैं। चौथा है, पक्षियों के हृदय 4 कोष्ठ होते हैं, इसमें जो है 4 कोष्ठ पाया जाता है। पांचवा, गौरैया, फाख्ता, शकरखोरा जोड़े में रहते हैं। ये लोग जैसे नर और मादा जो है जोड़े में रहते हैं या अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। यह बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों। पूछा जाएगा कौन सी पक्षी जो जोड़े में रहते हैं, तो गौरैया, फाख्ता, शकरखोरा जोड़े में रहते हैं या अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। छठवां है, एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाली पक्षी हैं। तो ना उड़ने वाली पक्षियों की बात किया जाए तो कौन कौन सी हैं? एमू हुआ, कीवी हुआ, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग, ये जो है ना उड़ने वाली पक्षी हैं, ये जो है ज़मीन पर ही चलती हैं। सातवां आपका, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं अप्रैल महीने में। यह जो है पक्षियाँ जो है घोंसला जो बनाती हैं वो अंडे देने के लिए ही बनाती हैं। तो ज़्यादातर वह किस महीने में? अप्रैल के महीने में बनाती हैं। आठवां है, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है। आपका नौवां है, पक्षी एक ही समय में दो आँख से अलग अलग चीज़ों को नज़र डाल लेते हैं। तो पक्षियाँ जो होती हैं वो एक ही समय में अलग अलग 2 चीज़ों को देख लेती हैं। पक्षी देखने हैं तो अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखें पुतलियाँ घूम नहीं सकती। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका लाइन। 11 नंबर है, चील, बाज व गिद्ध हमसे कितने गुना देखते हैं? तो 4 गुना दूर तक देख पाते हैं। 12 है, रात को जागने वाला जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली ही देखता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पेपर में पूछा गया है। रात को जागने वाला जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली ही देखता है। 13 नंबर है, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। कंगारू और चूहा जो है कभी पानी नहीं पीते हैं। 14, सांपों को नचाने वालों को क्या कहा जाता है? कालबेरिया कहते हैं। कालबेरिया लोग सांप को डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। तो कालबेरिया लोग ऐसे हैं जो सांप के डंक के निशान से ही जान जाते हैं कि कौन सा सांप काटा है। 16 नंबर है, कालबेरिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। 17 नंबर आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में तथा केले के फूलों की सब्जी केरल में और खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। तो दोस्तों यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश होगा। केले के फूलों की सब्जी तो केरल हो जाएगा। और सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनते हैं? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 18 नंबर है, दवा में प्रयोग होने वाला फूल, जो दवा बनता है, दवा में प्रयोग होने वाले फूल कौन कौन से हैं? गुलाब हुआ, केसर हुआ, अजवाइन है, सर्फगंधा है, अर्जुन आदि होते हैं। जो दवा में
जो दवा में प्रयोग होने वाले फूल हैं दोस्तों, वो गुलाब है, केसर है, अजवाइन है, सर्पगंधा है, अर्जुन आदि हैं। 19 नंबर है, नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता है। 20 नंबर, गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। तो गाँव में दोस्तों गोबर से ज़मीन की पुताई करते हैं तो इससे क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है। तो दोस्तों ये रहे आपका जो है, यहीं पे आपका समाप्त होता है यह वीडियो। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। आप लोग इसको खूब याद कर लीजिए। 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो सारे जो है तथ्य इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इसको निचोड़ से ही हम बनाए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ वीडियो मिलेगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खूब प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। और दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट से रिलेटिव कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुँचे, आप लोग वीडियो का पूरा से पूरा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर।